हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम नेहा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में हम संवेद और संप्रेषण और संचार के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आप सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, बीए, बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स कुछ भी कोर्स कर रहे हों, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाली है। इस वीडियो से हमारे अंत तक जुड़े रहें। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक और पहले क्वेश्चन के साथ। टॉपिक हमारा यही है, हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, जिसमें आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में, एग्ज़ाम में आपके हर बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर कोई क्वेश्चन या कोई भी आपका टॉपिक आने नहीं वाला है। आप इन सब की तैयारी अच्छे से करिएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्लॉग लेखन क्या है, आपको ये समाज से किस प्रकार जोड़ता है। ब्लॉग लेखन हमारा बेसिकली डायरी से जुड़ा होता है। जैसे हम डायरी लेखन करते हैं ना, आप में से कुछ बच्चे डायरी लिखते होंगे, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हाँ ब्लॉग लेखन क्या होता है या फिर डायरी राइटिंग क्या होता है। तो जो डायरी लिखते हैं, डायरी हम लिखते हैं अपनी पर्सनल, अपनी निजी डायरी, जिसको हम अपने तक रखते हैं। किंतु इसमें ब्लॉग लेखन में क्या होता है, ये होती है एक तरह की ऑनलाइन डायरी। सिंपल शब्दों में कहें, आसान भाषा में इसे हम कहेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने विचार और अनुभवों को साझा करना। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म आप कहोगे कौन सा होता है, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम जान सकते हैं यूट्यूब, जहाँ मैं अपने विचारों को साझा कर रही हूँ। यहाँ तो मेरा एक माध्यम है पढ़ाने का, जो मैं आप सभी की सहायता कर रही हूँ इस विषय को, इस हिंदी भाषा को समझने में। किंतु जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने विचार और अनुभवों को, जैसे होते हैं ना ब्लॉगर्स जिन्हें कहते हैं आज के ज़माने में, हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप लोगों को ब्लॉगर्स मिल जाएंगे, वो होते हैं। तो वो अपना ब्लॉग लेखन, उनको हम कहेंगे कि हमारे वो विचारों से और अनुभवों को, उनको विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसको साझा करने की ये एक प्रक्रिया है। इसे हम ऑनलाइन डायरी कहेंगे, जो जर्नल की तरह होता है। इसमें हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, यात्रा, तकनीक और सामाजिक मुद्दे भी इसमें शामिल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ब्लॉग लेखन समाज को किस प्रकार जोड़ने में मदद रखता है। पहले आपको इसका परिचय देना है थोड़ा सा कि ब्लॉग लेखन बेसिकली होता क्या है। आपको जब ब्लॉग लेखन ही समझ नहीं आएगा तो आप कैसे बता पाओगे कि हमें समाज से जोड़ने में मदद रखता है। सबसे पहले आपको उसके विषय में थोड़ा सा बताना होगा, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको समझाया। फिर हम देखेंगे इसका पहला पॉइंट। इसमें दिया है संचार का माध्यम। संचार आप समझते हैं बातचीत करना या अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, या फिर टेलीविज़न में हम देखते हैं उसे हम संचार कहते हैं। हम टेलीविज़न देखते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इन्हें ही संचार हम कहते हैं। ठीक है, संचार में क्या है हमारा, आगे देखते हैं, अपने विचारों, अनुभवों को दूसरे के साथ साझा करने का अवसर देता है और ये हमें विभिन्न वर्गों से जोड़ता है। अपने विचारों का आदान प्रदान होता है। जब हम संचार करेंगे तो अपनी बात रखेंगे, दूसरे की बात सुनेंगे या फिर हम उसकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। तो ये दूसरों वर्गों से हो सकता है कि हम इस किसी वर्ग से शामिल हो, दूसरा कोई व्यक्ति है जो अपने व्लॉग लेखन जो कर रहा है, वो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा हो सकता है कि कहीं और से हो। जैसे हम दिल्ली से, मैं दिल्ली से हूँ, तो कोई अदर व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति जो ब्लॉग लेखन करने वाला कश्मीर या नैनीताल कहीं से भी हो सकता है, जिसमें वो अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा। अगला देखेंगे, समस्याओं पर जागरूकता। दूसरा पॉइंट है हमारा, समस्याओं पर जागरूकता। ब्लॉग लेखन के माध्यम से जो हमें न्यूज़ रिपोर्टर और टीवी न्यूज़ चैनल से तो हमें न्यूज़ मिलती है, पर ब्लॉग लेखन से हमें जागरूकता कैसे मिलती है, उन मुद्दों पर, उन चर्चाओं पर जागरूकता मिलती है जो मौजूदा समस्याएं चल रही हैं समाज में। और मौजूदा समस्या आजकल क्या चल रही है हमें सोशल मीडिया में देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे न्यूज़ नहीं देखते ना, उन्हें सोशल मीडिया से बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि आज इतने रेप केस हो गए, या आज समाज में, हमारी सोसाइटी में ये घटना घटी। ठीक है, ऐसे ऐसे मुद्दे जो कि बेसिकली हमारे होते हैं सामुदायिक या सामाजिक मुद्दे। ठीक है, समस्याओं पर जागरूकता करना। तीसरा, समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ाव। इसमें हम देखेंगे, ब्लॉग समुदाय ऐसे लोगों से जोड़ता है कि विचार और रुचियाँ आपसे मिलती हैं। जैसे कहते हैं ना, फेसबुक पे, इंस्टा पे हम उन्हीं लोगों को फॉलो करेंगे जिनसे हमारे थॉट्स मिल रहे हैं। थॉट्स तो नहीं मिल सकते, रुचियाँ इतनी जल्दी नहीं मिल सकती जब तक हम उन्हें जानते नहीं हैं, पर हमें उनकी रहन सहन, उनका खान पान, या कह सकते हैं उनका जो एक वीडियो के थ्रू, एक वीडियो के माध्यम से जो भी चीज़ है जो वो लोग हमसे शेयर करते हैं, अपनी
पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं, हमें उनके वो विचार भा जाते हैं, जिसके कारणवश ही हमें उन्हें फॉलो करते हैं। तो समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ाव, ऑनलाइन और आजकल सोशल मीडिया से इसी तरीके से जुड़ाव चलता रहता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलेंगे, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। अब ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉग माध्यम से हम उनकी रुचि और सब इन्हीं चीज़ों को समझें, हम ज्ञान और अनुभवों को भी साझा कर सकते हैं। मैंने अभी आपको समाज में चल रहे विभिन्न केसों के बारे में और विभिन्न उन चीज़ों के बारे में बताया, जैसे रेप केस हो गया, तलाक के बारे में हो गया, ये सारे जो केस चल रहे हैं समाज में, हम उन चीज़ों का भी अनुभव लेते हैं, उनसे हमें ज्ञान मिलता है और नई नई चीज़ें हम सीख सकते हैं। अगले हमारे पॉइंट पर चलेंगे, सामाजिक बदलाव में योगदान। जब हम नई चीज़ों को सीखेंगे, हम समझेंगे, जानेंगे, तो हमें ये चीज़ हमारे में बदलाव लाएगी। और ये हमारे सामाजिक बदलाव में इसलिए है क्योंकि ये एक मंच तैयार करता है, समाज में बदलाव लाने के लिए एक मंच तैयार करता है। यदि कोई व्यक्ति नहीं भी बोल पाता है या वो समाज से, दुनियादारी से बोलने, सामने सबके बोलने से हिचकिचाता है, डरता है, तो वो अपना एक ब्लॉग शूट करता है, ब्लॉग शूट कर सकता है, ब्लॉग बना सकता है या कोई पोस्ट डाल सकता है, जिसके थ्रू सोशल मीडिया में लोग देखते हैं और उस व्यक्ति को एक मंच मिलता है बोलने के लिए, उसे सीखने के लिए, समझने के लिए, अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा निष्कर्ष के माध्यम से हमारा मिलाकर कहाँ थे हम यहाँ पर, कि हम एक निष्कर्ष के रूप में आगे लिखेंगे, कुल मिलाकर ब्लॉग लेखन न केवल विचारों को व्यक्त करने का साधन है, बल्कि समाज से जुड़ने, अपनी आवाज़ उठाने कि जो मैंने कहा था ना, जो व्यक्ति, जो बच्चे, विद्यार्थी भी कह सकते हैं, जो घबराते हैं या अपनी बात किसी से नहीं कह सकते हैं, तो आवाज़ उठा सकते हैं, ब्लॉग लेखन के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। एक बहुत ही आसान साधन है। हमारे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, किन्हीं पर टिप्पणी लिखिए। अब इसमें आपके पास 3-4 क्वेश्चन पेपर में आप में इनमें से कोई 2 करने के लिए भी आ सकता है, पर यहाँ मैं सारे समझा देती हूँ। डायरी लेखन, अप्रभावी संप्रेषण, अनुच्छेद लेखन और संचार प्रक्रिया। डायरी लेखन से आपको बहुत आसान से समझ आ गया होगा कि बेसिकली डायरी को लिखना, अपने विचारों को लिखना और अपने जो चीज़ हम किसी से नहीं कह सकते उस डायरी में अपनी बातों को लिख देना आसान भाषा में। और अप्रभावी संप्रेषण को हम आसान भाषा में अगर समझें, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना और अपने बातों को दूसरे की बातों तक पहुंचाना। इसे इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन कहेंगे और कम्युनिकेशन को आप मेरे ख्याल से अच्छे से समझ पाओगे कि कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, कि अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना। अनुच्छेद लेखन, कोई भी पैराग्राफ राइटिंग या अनुच्छेद लेखन या फिर निबंध के रूप में से हम कह सकते हैं। संचार प्रक्रिया यानी कि संचार माध्यम, संचार माध्यम दूसरा होगा। संचार प्रक्रिया हमारी होती है हमें नेटवर्क और सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ना या संचार करना, उस चीज़ों को समझना और विचारों का हमारे तक आदान प्रदान होना। संप्रेषण और संचार में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम आगे वाले क्वेश्चन में कवर करेंगे। फिलहाल हम इसको डिटेल्स में देखते हैं। पहला है डायरी लेखन। डायरी लेखन मैंने अभी आपको बताया कि अपने दैनिक अनुभव, भावना और विचारों को लिखित रूप में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो आप सोचते हो दैनिक रूप में, ठीक है, कि डेली, जो बच्चे डेली राइटिंग लिखते हैं, डायरी लिखने का भी शौक होता है सबको अपना अपना, कोई कोई लिखता है, मैं भी लिखती हूँ, कि डायरी आप दैनिक आधार पे लिखोगे, जिनको अपनी भावनाओं को किसी से कह नहीं सकते हो, या दूसरा आपकी बातों को जज करता है ना, आपकी बातों को समझता नहीं है कोई, तो वो व्यक्ति डायरी लिखता है और उसका रिकॉर्ड रखता है, लिखित रूप में एक रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, डायरी लेखन से क्या होगा, व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएगा और मानसिक शांति पा सकता है। मैंने अभी यही बताया कि जो व्यक्ति किसी से कह नहीं सकता ना, उसे अंदर ही अंदर वो बात खलेगी कि मैं ये बात किससे कहूँ, ये बात मुझे शेयर करनी है, ये बात मुझे किसी से तो कहनी है। तो वो व्यक्ति अपनी डायरी में लिख करके थोड़ा अपने दिमाग को रिलैक्स कर सकता है, मानसिक शांति पा सकता है। यह भविष्य में अपने अनुभवों को पुनः स्मरण करने में भी मदद करता है, कि जब हम कभी भविष्य में, जैसे पहले मैंने कभी अपने पास्ट में कोई बात लिखी हो, जैसे अभी जनवरी चल रहा है, तो अब मैंने कभी जैसे कि अक्टूबर नवंबर में कोई बात लिखी हो या 5-6 महीने पुरानी बात मैंने कभी लिखी हो और वो मैं आज उठा के देखूं, तो वही मेरा आज जो है वर्तमान, जो मेरे लिए उस डायरी के माध्यम से भविष्य रहा, तो उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा या रुचि आएगी। कोई अच्छी बात लिखी हो, उसे पढ़ करके हम एक्साइटेड हो सकते हैं और उस बातों को, उन अनुभव को पुनः स्मरण करने में मदद करता है। वह एक सुरक्षित स्थान होता है जहाँ व्यक्ति अपने निजी विचारों को
लिख सकता है बिना किसी आलोचना के। मैंने कहा ना कि कोई भी व्यक्ति जैसे किसी से बात कह नहीं पाता कि कोई व्यक्ति मजाक उड़ाएगा या न जाने कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्रिटिसाइज़ करेंगे लोग, आलोचना करेंगे उस चीज़ की। इसलिए ऐसा सुरक्षित स्थान और डायरी जहाँ हम अपनी विचार, अपनी बातों को आसानी से व्यक्त कर सकता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, अप्रभावी संप्रेषण। पहले हम संप्रेषण टॉपिक पे देखेंगे। संप्रेषण मीन्स कि अपनी बातों का आदान प्रदान करना, दूसरों की बातों को समझना। अप्रभावी का अर्थ यही है कि जिस बात का उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा ना हो पाए, ऐसा अप्रभाव, यानी कि प्रभाव उन चीज़ों का ना पड़ना। इसमें संदेश स्पष्टता के अभाव में ठीक से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचता या समझा नहीं जाता। ठीक है, हम इसमें इसलिए इसे पढ़ रहे हैं कि जैसे मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ या हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, तो अप्रभावी इस तरीके से भी हो सकता है। यदि मैं हिंदी भाषा आपको पढ़ा रही हूँ और मैं आपसे इंग्लिश में संचार करूँ, कम्युनिकेट करूँ, संप्रेषण इंग्लिश में करूँ आपसे, तो क्या आप इस मेरी बात को समझ पाएंगे? हाँ, शायद आप कुछ समझ पाएंगे, किंतु यदि किसी को इंग्लिश नहीं समझ आ रही हो या किसी को मेरी भाषा ना समझ आ रही हो, तो क्या आप नहीं समझ पाएंगे ना उस चीज़ को। या इंग्लिश की जगह मैं कोई और भाषा का यूज़ करूँ, अलग भाषा का प्रयोग करूँ, मैं यहाँ हिंदी पढ़ा रही हूँ, मैं कुछ और भाषा का प्रयोग करके आपको पढ़ाऊँ, तो आप नहीं समझ पाएंगे उन चीज़ों को। तो ये अप्रभावी हो गया, यानी कि ये गलत इम्पैक्ट डालता है, इन चीज़ों का गलत प्रभाव पड़ता है। और जैसे कि संवाद में रुकावटें, संवाद यानी कि बातचीत करने में, ट्रांसलेट करने में हो सकती हैं रुकावटें आ सकती हैं, गलतफहमियाँ बढ़ती हैं और कामकाज और संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसका समाधान एक ही हो सकता है कि स्पष्ट भाषा हो, सक्रिय सुनने वाला हो और फीडबैक के माध्यम से। स्पष्ट भाषा यानी कि जैसे मैं अभी आप लोगों से अपनी बातों को पहुंचा रही हूँ, मैं संप्रेषण कर रहे हैं हम, तो मैं अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह सकूँ। मेरी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए जिससे कि आप सभी समझ पाएँ। दूसरा चीज़, मेरी भाषा ही नहीं, आपका भी सुनने का माध्यम सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय यानी कि आप एक्टिव होने चाहिए, आप भी मेरी उन चीज़ों को, भाषा को, मेरी विचारों को आप समझ पाएँ। आप लोगों का एक्टिव होना भी ज़रूरी। और तीसरा चीज़, फीडबैक को हम कमेंट सेक्शन के रूप में देख सकते हैं कि यदि आपको कोई मेरी बात समझ नहीं आई है या आपको कोई आपका सवाल है या आपका कोई भी प्रश्न हो सकता है, आप उसको फीडबैक में दे सकते हैं। और फीडबैक अच्छा भी हो सकता है यदि आप इस वीडियो से, इस मेरे पूरे पार्ट से, इस लेक्चर से यदि आप प्रसन्न हैं तो आप ग्रेटफुल भी हो सकते हैं। ओके, अगला है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन एक ऐसा विषय है जहाँ विचारों को संगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संगठित मैंने बताया था कि जैसे निबंध लिख रहे हैं हम, संगठित एक ही जगह। ठीक है, अच्छा अनुच्छेद मुख्य विचार, सहायक विचार और निष्कर्ष से मिलकर बनता है। अनुच्छेद जैसे कि हमारा आंसर भी हो सकता है, ये वाला, ये भी एक अनुच्छेद है जिसमें हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, सहायक विचार होने चाहिए और निष्कर्ष ज़रूर उसमें शामिल होना चाहिए। और विषय की स्पष्टता पर ध्यान रखना चाहिए, सटीकता पर भी, कि जो विषय है हमारा हिंदी भाषा, तो हमें उसकी विषय की स्पष्टता पर ध्यान रखना चाहिए कि हम स्पष्ट रूप से अपनी बात लिख कह पा रहे हैं या नहीं। और किसी विषय की गहराई से विचार करने, अपनी बात को संक्षेप में प्रस्तुत करने का एक प्रभावी माध्यम है। क्या है माध्यम? अनुच्छेद लेखन। ठीक है, अगला हम देखेंगे संचार प्रक्रिया। संचार प्रक्रिया हो सकती है द्विपक्षीय प्रक्रिया। द्विपक्षीय प्रक्रिया यानी कि दो लोगों के बीच, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश देता है। संदेश यानी कि कोई मैसेज देता है, और व्यक्ति यानी प्रेषक, जो बात कह रहा है वो व्यक्ति प्रेषक होता है, जो दूसरे तक बात पहुंच रही है वो प्राप्त करता है। यहाँ मैं प्रेषक हूँ जो अपनी बात कह रही हूँ, और आप सभी विद्यार्थी जो आप वीडियो देख रहे हो वो प्राप्तकर्ता हो सकते हो कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, आप तक वो बात, संदेश आप तक वो पहुंच रहा है। इस प्रक्रिया में मुख्य तत्व होते हैं संदेश, प्रेषक, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फीडबैक। संदेश यानी कि मैसेज, और प्रेषक यानी कि मैं जो बात कह रही हूँ, माध्यम यानी कि मोबाइल फ़ोन, मीडियम जो होता है माध्यम, जिसके माध्यम से, जिसके तरीके से, जिसके मीडियम से आप तक बात पहुँच रही है। प्राप्तकर्ता आप लोग, और प्रतिक्रिया और फीडबैक हमारा हो सकता है कमेंट सेक्शन या फिर हमारा व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल, जहां आप अपनी बात को रख सकते हो, अपने विचारों को वापस आकर के हमसे साझा कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, संचार प्रक्रिया में संदेश का सही अर्थ है तरीके से समझना और प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण होता है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्रतिक्रिया ज़रूर देना। इस वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट सेक्शन में
ज़रूर आप अपने विचारों को, अपने थॉट्स को शेयर करना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और ये क्लास आपको समझ आई या नहीं। आप लोग हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा लिखित और मौखिक संप्रेषण। संप्रेषण तो वही था, कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत को कहना, समझना, दूसरे की बातचीत हम तक पहुंचना। वो लिखित भी हो सकती है, वो मौखिक भी हो सकती है। इस वक्त हम कौन सा संप्रेषण कर रहे हैं? मौखिक। मैं बोलने के माध्यम से आप तक अपनी बातों को पहुंचा पा रही हूँ। और लिखित यानी कि लिखित भी है इसलिए क्योंकि आपको नोट्स मिल रहे हैं। जब आप इन नोट्स को देख रहे हो, लिखे हुए माध्यम से देख रहे हो, और यहाँ पर लिखित और मौखिक दोनों माध्यम मौजूद हैं। लिखित मौखिक माध्यम का अंतर स्पष्ट करते हुए इस संप्रेषण के विविध आयामों की चर्चा कीजिए। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले लिखित और मौखिक माध्यम संप्रेषण में अंतर। लिखित जो लिखित रूप से व्यक्त किया जाता है और औपचारिक या स्थायी संचार का एक माध्यम है। इसमें लिखित संदेश का रिकॉर्ड लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। भविष्य में संदर्भ का उपयोग किया जा सकता है। जैसे आप लोगों को ये लिखित रूप में हम PDF प्रोवाइड करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग टेलीग्राम से वो वाले जो नोट्स मिलेंगे आपको PDF, वो लंबे समय तक वो रिकॉर्ड रहेगा आपके पास, वो सुरक्षित रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। लिखित संदेशों को सोच समझ कर तैयार किया जाता है, अधिक स्पष्टता होती है। इस वीडियो को बनाने के लिए भी, हमारी PPT तैयार करने के लिए भी हम सभी अध्यापक, टीचर्स, आप बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और इसको क्या कहते हैं, सोच समझ कर और अधिक स्पष्टता से, कि ना तो गलती ना हो और आप लोगों तक ये सही सूचनाएं, सही जानकारी पहुँचे और आप पेपर में अच्छे नंबर ला सको, इसलिए तो इसे सोच समझ कर तैयार किया जाता है। अधिक स्पष्टता होती है। संदेश तैयार करने प्राप्तकर्ता द्वारा समझने में अधिक समय लग जाता है। प्राप्तकर्ता यानी कि आप लोगों तक ये बात पहुंचने में और समझने में समय लग सकता है। मैं अपनी बात कह रही हूँ, हो सकता है अभी आपको समझ नहीं आ रही हो, आप इस वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा इस पूरे कंटेंट को, पूरे PPT को एक बार दोबारा पढ़ें, तो हो सकता है आपको ये बात आपको समझ अच्छे से और आ सकती है। औपचारिकता। लिखित संप्रेषण अक्सर औपचारिकता होती है, जैसे रिपोर्ट, ईमेल और नोटिस। आपके ईमेल्स आते हैं, आपको नोटिस मिलता है, जैसे सोल कोई नोटिस प्रोवाइड कराता है या आपको रिपोर्ट लिखी होती है कोई, तो वो सारी संप्रेषण औपचारिक होता है। औपचारिक यानी लिखित रूप में हम कह सकते हैं। मौखिक संप्रेषण मैंने बताया, जो बातचीत या भाषण के माध्यम से किया जाता है। इसकी हम विशेषताओं पर ज़रा गौर करते हैं कि संवाद अधिक इंटरेक्टिव बनाता है। इंटरेक्टिव कैसे बनाता है कि यहाँ अगर मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँ सिर्फ लिखित रूप में, क्या आप उसको पढ़ के जल्दी समझ पाएंगे? क्या आप इस इतनी कठिन भाषा को, हिंदी भाषा को खुद के अपने माध्यम से समझ पाएंगे? नहीं। और यदि अब मैं इसको समझाऊं तो इससे हमारा संवाद बहुत इंटरेक्टिव बनता है। इंटरेक्टिव यानी बहुत आकर्षित बनता है, बहुत प्रभावशाली बन सकता है। आपातकालिक रिकॉर्ड। आमतौर पर ये जो मौखिक संदेश होते हैं वो अस्थायी होते हैं। अस्थायी ऐसे कि जब हमने कोई रिकॉर्डिंग भेजी, या ये कॉलिंग के माध्यम से भी हो सकते हैं, जो कि रिकॉर्ड के रूप में हर समय उपलब्ध नहीं रहते। मौखिक संप्रेषण तेज होता है और उसे तुरंत प्रसारित किया जाता है। जो लाइव संप्रेषण होते हैं ना, मौखिक जो बोले हुए माध्यम से होते हैं, वो बहुत तेज होता है और तुरंत प्रसारित, जैसे कि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, हम किसी अपने दोस्त से, अपने किसी जानकार से बात कर रहे हैं, तो हम मुंह से बोलने के माध्यम से बातें कर रहे हैं, मौखिक रूप से बातें कर रहे हैं, तो वो बातें हमारी बहुत तेज़ माध्यम से होती हैं और इन्हें तुरंत प्रसारित इसलिए किया जाता है क्योंकि हम अपने विचारों को, अपने दिमाग में उन चीज़ों को सोचते हैं कि हाँ हमें ये कहना, हमें ये कहना, और इतनी तेज़ प्रसारित होती हैं, तुरंत प्रसारित कर दी जाती हैं। यह अनौपचारिक हो सकती हैं, जैसे व्यक्तिगत बातें, फ़ोन बैठक और फ़ोन कॉल, बातचीत, बैठक, ये सब। संप्रेषण के विविध आयाम। भाषाई आयाम, गैर भाषाई। आगे हम देखेंगे। पहला भाषाई आयाम। भाषा यानी कि शब्दावली, व्याकरण और भाषा की शैली शामिल होती है। यदि मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ, हिंदी भाषा का आज हम पाठन कर रहे हैं, और यहीं मैं अगर आपसे इंग्लिश में वातावरण करूं, इंग्लिश में कम्युनिकेट करूं, आपसे संप्रेषण करूं इंग्लिश में, क्या आप मेरी बात को समझ पाएंगे? बहुत कम, नहीं। इसलिए हमें व्याकरण का, भाषा शैली का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी भाषा कौन सी है, हम किस भाषा में बात कर रहे हैं और किस भाषा पे बात हो रही है। फिर हमें व्याकरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मात्राओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये होता है हमारे भाषाई आयाम।
गैर भाषाई होंगे, जैसे कि हम गूगल मीट पे क्लास अटेंड करते हैं जिसमें चेहरे के हाव भाव, शरीर की आवाज़, शरीर की भाषा, उतार चढ़ाव और हाव भाव सब शामिल होते हैं जो इसको संदेश को प्रभावशाली बनाते हैं। अगला है सांस्कृतिक आयाम। सांस्कृतिक आयाम के नियम और शिष्टाचार अलग हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि जैसे मैंने इस वीडियो को आपको पढ़ाना जब शुरुआत करा, इसकी स्टार्टिंग करी वीडियो की, तो आप जब से ये वीडियो पढ़ रहे हो कि मैंने कोई ऐसी बात किसी व्यक्ति को, किसी विद्यार्थी को नहीं कही सांस्कृतिक भेदभाव या उसके आधार पर कि किसी भी व्यक्ति को या विद्यार्थी को ठेस पहुंचे, इसीलिए क्योंकि हमें सांस्कृतिक आयामों का अधिक ध्यान रखना पड़ता है कि किसी व्यक्ति की वो बात मन में न लग जाए, इसीलिए संप्रेषण में ये महत्वपूर्ण आयाम दिखाई देते हैं। अगला तकनीकी आयाम। तकनीकी आयाम में हम देखेंगे ये संप्रेषण के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी माध्यम से संबंधित है। ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल आदि। यह आधुनिक युग में संचार को तेज और व्यापक बनाता है। तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया, ईमेल, वीडियो कॉल और आदि इत्यादि। सामाजिक आयाम। सामाजिक यानी समाज से जुड़े हुए, बेसिकली सामाजिक पद, संबंध और समाज में व्यक्ति की भूमिका शामिल होती है। अगला मनोवैज्ञानिक आयाम। इसमें हमारी मानसिक स्थिति, भावनाएं और मनोवैज्ञानिक यानी कि हमारे प्रभाव और समझ को गहराई से प्रभावित करता है कि हमारा समाज में जो प्रभाव पड़ रहा है, हमारी मानसिकता पर जो प्रभाव पड़ रहा है, हम चीज़ों को किस रूप में समझ पा रहे हैं। इन आयामों को ध्यान रखते हुए संप्रेषण को अधिक प्रभावी और सटीक बनाया जा सकता है, जिससे संदेश सही ढंग से समझा जा सके और वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट भविष्य की संभावनाओं में चिंतन ही नहीं अपितु उन संभावनाओं के लिए क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट यानी कि जो सर्वे किए जाते हैं उन पे जो डिपेंड्स, उन पे जो आधारित, उन पे जो बेस्ड रिपोर्ट होती हैं वो भविष्य की संभावनाओं में चिंतन नहीं, आज के वर्तमान के लिए भी होती हैं। यदि कोई सामाजिक मुद्दे पर कोई रिपोर्ट की गई, कोई सर्वे किया गया, सर्वेक्षण किया गया, जानकारी ली गई, तो वो भविष्य में तो शामिल होगी ही होगी, भविष्य के लिए तो माध्यम और हेल्पफुल रहेगी, ठीक है, किंतु वो आज वर्तमान में भी बहुत लाभकारी होगी। इसमें हम देखते हैं, थोड़ा हम डिटेल्स थोड़े इसके बारे में लिखेंगे। आंकड़े और जानकारी विश्लेषण प्रस्तुत करती है, वर्तमान स्थिति का आंकलन करती है, भविष्य की संभावना और रणनीतियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, पहला देखें कि भविष्य की संभावनाओं का चिंतन कैसे करती है। पहला पॉइंट हमारा डेटा आधारित निर्णय आधारित रिपोर्ट डेटा तथ्यों पर निर्धारित होती है। जैसे कि हम कोई रिपोर्ट या कोई भी चार्ट या कुछ ऐसा तैयार करते हैं, कोई डाटा तैयार करते हैं, उसमें हमें तथ्यों पर यानी कि वो चीज़ फैक्ट है, तथ्य है या नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से लेकर के अपने विचारों में कुछ भी भर देंगे। हमें उसकी सही जानकारी होनी चाहिए, उस रिपोर्ट का प्रॉपर डेटा होना चाहिए, हमें उसके बारे में सही नॉलेज होनी चाहिए। समस्याओं की पहचान, क्या हमें समस्याओं की पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ रेप केसेस चल रहे हैं और हम तलाक केसेस या डिवोर्स केसेस के बारे में हम यहाँ रिपोर्ट्स कर दें, तो इसके बारे में भी समस्याओं की पहचान होनी चाहिए कि समस्याएं किस प्रकार की हैं और किस विषयों पर हैं। नीति निर्माण में सहायक, नीति निर्माण और संगठन की इस रिपोर्ट के आधार पर प्रभावी योजनाएं बनाने में मदद मिलती है, जिससे हमें भविष्य में सफल हो सकते हैं। अगला है हमारा संभावनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका, रणनीति निर्माण। संभावनाओं में क्रियान्वयन की भूमिका ये हमें ये दिखाती है कि रणनीतियाँ और नीतियाँ तैयार करनी होती हैं। हमें कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे कॉल करी और बोलते चले गए। जो ये रिपोर्ट्स, ये डाटा होता है, तो उसमें हमें रणनीतियाँ, प्लानिंग, नीतियाँ बनानी पड़ती हैं, जिससे कि सही जानकारी जनता तक पहुँच सके। संसाधनों का प्रभावी उपयोग, कि हमें संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है जिससे विकास की संभावनाएं बढ़ें, कि किन किन क्षेत्रों में ध्यान रखने के योग्य हैं। परिणाम का मूल्यांकन, रिपोर्ट से क्रियान्वित योजनाओं के परिणाम का आकलन करना आसान हो जाता है, जिससे समझा जा सकता है सुधार की आवश्यकता है या रणनीतियों में कोई बदलाव लाना है। कि परिणाम का मूल्यांकन, जैसे हम निष्कर्ष लिखते हैं ना आंसर में, उस तरीके से इसमें भी रिपोर्ट्स में हमें परिणाम चाहिए रहते हैं, कि उससे हमें पता चले कि अब सुधार लाना चाहिए या पहले से सुधार आ गया, या रणनीतियाँ बनानी चाहिए अगली इसमें सुधार लाने के लिए। तीसरा, व्यावसायिक और सामाजिक विकास।
इसमें हम देखेंगे उत्पाद विकास, मार्केटिंग रणनीतियाँ और ग्राहक सेवा में सुधार करती है। और सामाजिक नीतियाँ क्या होंगी, हमारी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार को जनहित में नीतियाँ बनाने में मदद करती है, जैसे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के विषयों पर। सामाजिक मुद्दे तो हमारे बेसिकली यही हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आज के समय में सरकार को ये चीज़ें नीति और परिनीति बनानी चाहिए कि लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। इसका हम थोड़ा सा इसके बारे में जितना हमने पढ़ा उस प्रकार से हम निष्कर्ष लिखेंगे, पर अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। संप्रेषण के मॉडल को परिभाषित करिए और उसके विभिन्न रूपों का उल्लेख करिए। संप्रेषण का मॉडल यानी कि संप्रेषण हमने पढ़ा कम्युनिकेशन, उसके विभिन्न मॉडल होते हैं जिन्हें हमने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो कि हम आगे देखेंगे। रेखीय मॉडल। रेखीय मॉडल होता है एक तरफा प्रक्रिया। एक तरफा यानी कि एक ही व्यक्ति शामिल होता है, उसे ही कार्य करना है, दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंच जाती है। जहाँ की जैसे कि आप देख सकते हैं संदेश में एक प्रेषक यानी कि प्रेषक यहाँ मैं हूँ जो आपको पढ़ा रही हूँ। माध्यम हमारा मोबाइल फ़ोन या इसको इंटरनेट हम कह सकते हैं। तीसरा प्राप्तकर्ता यानी कि आप सभी विद्यार्थी जिन तक ये बात पहुँच रही है। तो मैं यहाँ एक तरफा प्रक्रिया कर रही हूँ जिसे हम रेखीय मॉडल में देखेंगे। अगला हमारा इसमें इसी पॉइंट पर हमारा लिखा है शैनन और वीवर मॉडल। अब शैनन और वीवर मॉडल थोड़ा उससे अलग है। ये प्रेषक संदेश को एनकोड करता है और एक माध्यम से इसे प्रेषित करता है। इस प्रक्रिया में शोर भी शामिल हो सकता है जो संदेश को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि मैं आपसे कम्युनिकेट और संप्रेषण कर रही हूँ तो यहाँ पर शोर भी शामिल है, जो कि शोर तो अवरोध डालता है, किंतु इस प्रक्रिया में शोर शामिल है। ठीक है। परस्पर क्रिया मॉडल। इस मॉडल में संचार को द्विदिशीय प्रक्रिया में देखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर दोनों ही संदेश भेजते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे हम फीडबैक और कंटेंट को महत्व देते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप चैट्स की बात करें, मेल ईमेल्स की बात करें, तो जहाँ पे प्रेषक भी होता है और प्राप्त करते हैं, यहाँ दोनों ही संदेश भेजते हैं। यहाँ जोर दिया गया संदेश भेजने पर कि वहाँ से मैसेज आ रहा है तो दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है। स्क्रम मॉडल। इस मॉडल में मान्यता दी जाती है संचार निरंतर प्रक्रिया है जहां दोनों की भूमिकाएं होती हैं। संदेश की व्याख्या और प्रतिक्रिया पर जोर देता है। यहाँ तो फीडबैक उसमें भी है, इसमें भी, किंतु थोड़ा ही सिमिलैरिटीज़ हैं। परस्पर क्रिया मॉडल में इन दोनों को हम इंक्लूड रखेंगे। प्रेक्षणीय मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल जिसको हम कहेंगे, ये गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही समय पर संदेश भेजते और प्राप्त करते हैं। यह पारस्परिक प्रभाव और एक साथ होने वाले संवाद पर जोर देता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं बर्नार्ड और बार्लो मॉडल। इस नाम से क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा सकता है। सीधे ना कह करके प्रेक्षणीय मॉडल की जगह हमें कह देगा बर्नार्ड और बार्लो मॉडल। हमें इसमें ध्यान रखना है कि इस मॉडल में आदान प्रदान को जटिल प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है और प्रेषण प्रतिक्रिया प्राप्तकर्ता के दोनों के बीच निरंतर संवाद होता है। जो मैसेज भेजने वाला है, जो प्राप्त करने वाला, दोनों के बीच निरंतर यानी कंटिन्यूसली संवाद यानी ट्रांसलेशन यानी कन्वर्सेशन होती रहती है और इसलिए सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को शामिल करता है। अन्य मॉडलों में भी कुछ है जैसे कि हम पढ़ेंगे डांस का हेलिक्स मॉडल। डांस कोई व्यक्ति उसका हेलिक्स मॉडल के नाम से मॉडल है हमारे पास। यह मॉडल संचार को निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया के रूप में देखता है जिसमें संदेश समय के साथ बदलते और जटिल होते रहते हैं। अगला है हमारा इसी में वेस्टली और मैकलेन का मॉडल। यह मीडिया संचार के विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। इस बात पर जोर देता है कि कई माध्यम और एजेंडा के माध्यम से फैला है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारे संप्रेषण का अर्थ, उसकी प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चन में आपको समझा दिया है, हालांकि आपको समझ आ चुका होगा, फिर भी मैं इसको एक बार समझा देती हूँ। संप्रेषण का अर्थ है कम्युनिकेशन यानी कि विचारों, भावनाओं, सूचनाओं और संदेशों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समूह तक। संप्रेषण ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ही हो। हम जैसे ग्रुप प्रेजेंटेशन भी करते हैं या ग्रुप कम्युनिकेशन या ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं तो उसमें भी समूह तक जाती हैं बातें। तो 2 व्यक्तियों में भी हो सकता है, 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच भी ये संप्रेषण हमारा हो सकता है।
इसके माध्यम क्या रहते हैं? बोलचाल, लेखन, संकेत, चित्र और डिजिटल तकनीक इसके माध्यम हो सकते हैं। या तो हम अपनी बात बोल करके रख सकते हैं, लिख करके रख सकते हैं, संकेत दे सकते हैं यानी कि इशारों में, या हम उसको चित्रों के माध्यम से या डिजिटल तकनीक के माध्यम से। यहाँ आप मेरे साथ संप्रेषित में हैं किस माध्यम से? डिजिटल माध्यम से। यहाँ हम इस इंटरनेट और टेलीफोन के माध्यम से हम आज पढ़ाई कर पा रहे हैं। ठीक है। संप्रेषण का उद्देश्य संदेश को स्पष्ट सटीक रूप से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है ताकि वे इसे समझ सके। संप्रेषण की प्रक्रिया इसकी कुछ चरणों में संपन्न होती हैं। इसका पहला चरण देंगे हम संदेशदाता। संदेशदाता होता है सेंडर। सेंडर से आप समझ गए होंगे, जो व्यक्ति संदेश को प्रारंभ करता है या जो व्यक्ति संदेश भेजता है उसे हम सेंडर कहते हैं। संदेश यानी कि मैसेज, जो कोई हमारा कंटेंट या भाव या विचार जो हमारे होते हैं उसे ही हम मैसेज कहते हैं। वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित या दृश्य किसी भी रूप में हो सकता है। यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं संदेश, मौखिक, लिखित और दृश्य माध्यम से। ठीक है। अगला है संचार माध्यम। संचार माध्यम यानी कि माध्यम, एक मीडियम, चैनल। ठीक है, कि आपको वो चीज़, वो माध्यम, वो विचार आपको किस रूप में मिल रहे हैं, किसके ज़रिए मिल रहे हैं। जो ज़रिया होता है ना, उसको हम माध्यम कहते हैं, जो कि यहाँ पर ईमेल, टेलीफोन या कुछ भी हो सकता है। मौखिक बातचीत भी हो सकती है। यहाँ हमारी इस हिंदी भाषा के पाठ के माध्यम से हम मौखिक बातचीत तो नहीं देखेंगे। यहाँ हमारा है टेलीफोन का या फिर डिजिटल का माध्यम, हम प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि संचार माध्यम हमारा अभी यही है। अगला है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता हो गए आप सभी विद्यार्थी जो मेरी बात को समझ पा रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया कर पा रहे हैं और उस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया एक ही शब्द है, फीडबैक देना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या आपको उस चीज़ के बारे में कुछ अच्छा कहना है, अच्छा और नेगेटिव, मतलब दोनों, नकारात्मक सकारात्मक 2 तरह के होते हैं। फीडबैक दोनों ही होते हैं। फीडबैक में ऐसा नहीं आप अच्छा ही कह रहे हैं, फीडबैक में आप उसकी कमियां भी लिख सकते हैं। क्या हमें इस वीडियो के बारे में ये चीज़ समझ नहीं आई या फिर और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, आप कुछ भी कह सकते हैं फीडबैक में। शोर होता है, जैसे कि अभी आप सभी इस वातावरण में, इस एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है मेरी तरफ से तो कोई शोर ना आ रहा हो, मेरा पढ़ाने का जो माध्यम है हो सकता है वो सुचारू रूप से हो, किंतु हो सकता है आप लोगों की तरफ से जो आप पढ़ रहे हो उस तरफ शोर हो, जिससे कि वो अवरोध पैदा कर रहा हो, जिससे आपको पढ़ने में रुकावटें महसूस हो रही हो। ये शारीरिक, भावनात्मक या तकनीकी हो सकता है। तकनीकी शोर इसलिए हो सकता है क्योंकि फ़ोन में भी तो साउंड और इशू ये सब आ सकता है ना, फ़ोन में टेक्निकल इशू आ जाता है जिससे कि सुनने में अक्षम हो सकते हो आप लोग। यह प्रक्रिया एक निरंतर चक्र है जो संदेशकर्ता प्राप्तकर्ता के बीच चलती रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे हम, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। ये 2 संचार के प्रकार हैं और दोनों को बोलने में एक है, किंतु इन दोनों का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल। अंतर्वैयक्तिक संचार पहला हम देखेंगे कि ये संचार व्यक्ति के भीतर होने वाली है। अंतः शब्द से हम समझ रहे होंगे कि हमारे अंतर्मन में, हमारे अंदर ही अंदर कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं कोई भी टॉपिक आपको समझाने से पहले खुद अपने मन में अपने विचारों को आदान प्रदान करूँगी, अपने मन में ही अपने आप से खुद से ये सोचूंगी कि आज बच्चों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने चाहिए, कि आज बच्चों को अगली क्लास में ये पढ़ाना चाहिए, आज बच्चों को आज की क्लास में ये पढ़ाना चाहिए, मतलब जो भी है मैं उसको सोचूंगी। तो जो हमारे व्यक्ति के भीतर होने वाला संवाद होता है ना, जो आत्मचिंतन होता है, आत्म विश्लेषण, आप यहाँ देख पा रहे हैं, आत्म मूल्यांकन होता है, उसे ही हम अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे मैंने अभी आपको समझाया, किसी समस्या पर विचार करते हुए स्वयं से बात करना। जैसे आप लोगों को पढ़ाने की ये समस्या है कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, मुझे कल क्या पढ़ाना है, बच्चों को किस तरह से ज़्यादा समझ आता है, मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, तो वही समस्याओं पर विचार करना स्वयं से। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, निर्णय लेने से पहले अपने विचारों और संभावनाओं को तोलना, कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं सोचूंगी कि हाँ वो
कंटेंट सही है या नहीं है, मेरे जो विचार हैं वो सही है नहीं है, संभावनाओं को तौलना। अगला है परीक्षा की तैयारी करते समय अपने नोट्स को दोहराना। जब विद्यार्थी लोग, आप जब अपनी पढ़ाई करते हो, जब आप परीक्षा देने जाते हो, उससे पहले भी तो आप आत्मचिंतन ही करते हो ना, आप खुद से बातें करते हो। कैसे कि अपने नोट्स को दोहराते रहते हो मन में कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा था, संप्रेषण का अर्थ ये होता है, संचार का अर्थ ये होता है। आप मन ही मन उस चीज़ को दोहरा रहे हो, तो उसे आत्म परीक्षण और अंतर्वैयक्तिक संचार कहेंगे। अंतः व्यक्तिक संचार ये दो से अधिक या दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, जहाँ विचार और सूचनाओं भावनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। या आमने सामने, टेलीफोन पर या किसी भी माध्यम से हो सकता है। आमने सामने आप किसी व्यक्ति से, या मीटिंग पंचायत लग जाती है ना, ऐसे बैठ करके बात कर रहे हो, अंतर्वैयक्तिक संचार हो गया। टेलीफोन पर आप अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त या किसी से बात कर रहे हो, वो हो गया। अन्य किसी माध्यम से, जैसे हमारा चल रहा है कि यहाँ एक तरफा संचार हो रहा है, जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ और आप तक बात पहुँच रही है, किंतु आप उसका रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, आप मुझे वो प्रतिक्रिया अभी हाल फिलहाल में नहीं दे सकते। ठीक है। उदाहरण इसके भी कुछ उदाहरण है। मित्र से बातचीत करना, सहकर्मी के साथ मेल, ईमेल के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना, और परिवार के सदस्यों के बीच दैनिक चर्चा। ठीक है। अब छोटा सा इसका आंसर देखेंगे, अंतर देखेंगे। इस आंसर का थोड़ा सा एक अंतर कि ये व्यक्ति के भीतर होता है, आत्मचिंतन पर आधारित होता है, और ये आत्म समझ और आत्मनिर्णय अंतर्व्यक्ति की सूचना का संचार उद्देश्य दूसरों के साथ होता है। ये कहाँ होता है? व्यक्ति के भीतर, और यहाँ होता है दूसरों के साथ। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट तैयार करिए। कि आसपास कूड़ा करकट और इतना मतलब साफ सफाई का ध्यान में रखते हुए ऐसी एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। ठीक है, तो रिपोर्ट तैयार करने से पहले आप हेडिंग लिखेंगे कि रिपोर्ट अपने कूड़ा निस्तारण की संभावना, अपने क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण की संभावना है। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम परिचय लिखेंगे कि कूड़ा करकट निस्तारण आजकल गंभीर समस्या बनती जा रही है, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बढ़ रही है, जनसंख्या और पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे ऐसे अपनी भाषा में हम इसको लिखेंगे। सॉरी। वर्तमान स्थिति, हमारे क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण करने की स्थिति निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। हम इसको पॉइंट में डिवाइड करेंगे। पहला है कचरा संग्रहण। इसमें हम देखेंगे कि अधिकांश घरों से कचरा प्रतिदिन एकत्रित किया जाता है। नगर पालिका के कर्मचारी कचरों को घर घर जाकर या सार्वजनिक स्थलों से इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे कचरा निस्तारण, यानी कि कचरे को नगर निगम या डंपिंग यार्ड में फेंका जाता है। कचरा अधिकांश बिना किसी प्राथमिक संस्करण लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। जैसे होता है ना, कचरे के ढेर पड़े रहते हैं, कहीं भी लोगों को इसकी समझ या वो नहीं है, जानकारी नहीं है पर्याप्त, तो कहीं भी ढेर कूड़े के पड़े रहते हैं। इस तरीके से विभिन्न और पुनः उपयोग, कचरे का उचित विभाजन नहीं होता और पुनः चक्रण की प्रक्रिया बाधित होती है। प्लास्टिक, धातु और जैविक कचरे को एक साथ फेंका जाता है, यानी कि हो सकता है ना कि सूखे कचरे और गीले कचरे को हम अलग अलग फेंकें, उसको पुनः चक्रण करें, उससे पुनः उपयोग करें, रिसाइक्लिजेशन। ठीक है, कूड़ा निस्तारण की संभावना है। कचरे का विभाजन और प्रबंधन, क्या हम उसकी रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं, उसका विभाजन और प्रबंधन कैसे कर सकते हैं कि घरों में गीले और सूखे कचरे को विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ये सुनिश्चित करा जाए। ये तो जागरूकता के माध्यम से होगा। जब इतना जनता जागरूक ही नहीं होगी, इतने आज की दुनिया, आज का समाज ये जागरूक नहीं होगा कि हमें सूखा गीला कचरा अलग रखना है, तो हम कैसे कर पाएंगे? फिर वही गंदगी फैलेगी। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। अगला है पुनर्चक्रण में मैंने हेडिंग डाली है ही रिसाइकलिंग तो आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक, धातु, कागज़ जैसी चीज़ों को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। और जैसे सब्जियां वगैरह हो गई, तो उसका भी, उसके छिलके, उसका जो कूड़ा कचरा जो होता है उससे बचता है, उसको हम खाद के रूप में पेड़ पौधों के लिए उपयोग में कर सकते हैं। ऐसा मैं अक्सर अपने घर में उपयोग में लाती हूँ। जैविक कचरे, आ गया खाद वाला पॉइंट भी, जो मैंने अभी आपको बिल्कुल समझाया है कि जैविक कचरे से कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है, जिससे जैविक खाद की आपूर्ति होती है। आजकल खाद मार्केट में ऐसी आ रही है, दवाइयाँ और कीटनाशक, पता नहीं क्या क्या, उसके खुदाई, उसके एक सेकेंड,
फसल के लिए, किंतु इससे कचरे की मात्रा कम होगी और खेती को भी लाभ मिलेगा। खेती करने में इससे हमें सहायता होगी जब हमारे पास खाद उपलब्ध होगा। तो चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा भी बन सकती है इससे, कचरे से बायोगैस और अन्य प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। साइंस स्टूडेंट इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, किंतु ये चीज़ तो बहुत सामान्य है। कचरे से बायोगैस बनती है और अन्य ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, अगला जन भागीदारी और जागरूकता। इसमें हम देखेंगे जन भागीदारी यानी कि सभी लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही जागरूकता दिखाएं या बड़े जागरूकता दिखाएं, बच्चे बड़े बूढ़े हमें सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके लिए स्कूलों और संस्थानों में स्वच्छता अभियान चलाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा निष्कर्ष लेके चलेंगे। निष्कर्ष अपने अनुसार इसमें आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। टाइम की कमी होने के कारण हम सिफारिशें यानी कि रिक्वेस्ट और डिमांड हम क्या कर सकते हैं उससे सरकार से कि कचरे के विभाजन के लिए प्रत्येक घर में दोहरे डस्टबिन, वही सूखा कूड़ा और गीला कूड़े के लिए दोहरे डस्टबिन लागू प्रणाली की जाए, और पुनः चक्रण और जैविक खाद निर्माण केंद्र स्थापित किए जाएं। समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित अभियान चलाए जाएं और ऊर्जा उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। समाप्ति, यहाँ समाप्ति का लिख करके हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट है तो रिपोर्ट की हमें समाप्ति करनी पड़ेगी। ये रिपोर्ट हमारे क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण की संभावना को प्रदर्शित करती है। संभावनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से बेहतर स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षित सुनिश्चित किए जा सकते हैं। अगला है हमारा सड़क पर बढ़ता आक्रोश विषय पर एक संपादकीय लिखिए। संपादकीय एक तरह से आपका निबंध हो सकता है, आपका अनुच्छेद लेखन की तरह ही होता है संपादकीय, पर आपको हेडिंग यहाँ मिल गई है। यदि आपको ये हेडिंग नहीं मिलती है तो एग्जाम में आपको दूसरी हेडिंग आ सकती है, आप उस पर भी लिख सकते हैं संपादकीय को एक पत्र की तरह। ठीक है, सड़क पर बढ़ता आक्रोश। आक्रोश आप देखेंगे सड़कों पर क्यों बढ़ता है। आज मैंने भी एक इंसिडेंट देखा, जब मैं घर लौट रही थी तो मैंने ये देखा कि सड़क पर बस और ऑटो की लड़ाई हो गई। वहाँ से निकलते जाते टाइम तो गलती किसी न किसी एक की रही होगी, पर कोई भी दोनों में से अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, और आक्रोश और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं जिससे कि हिंसात्मक रूप ले लेती है। तो वही चीज़ों पे यहाँ दी है, जैसे कि ट्रैफिक जाम होगा, असामान्य भीड़ भाड़ बढ़ेगी, ध्वनि प्रदूषण, सड़कों पर अनुशासन संहीनता आम हो गई है। ठीक है, आक्रोश के कारण क्या होंगे, हमें पहले थोड़ा सा परिचय देना है। परिचय में आपको मैंने जल्दी समझा दिया है, आप लोग एक बार पढ़ करके और खुद से इसको हिंदी में बना करके लिख सकते हैं। आक्रोश के हम कारण देखेंगे। आक्रोश के कई कारण हो सकते हैं। यातायात की अव्यवस्था एक कारण है सबसे मेन तो, और शहरों में ट्रैफिक जाम आम समस्या। आप सभी जानते हैं दिल्ली जैसे शहर में तो मैं ट्रैफिक जाम को देख देख करके ही परेशान हो गई हूँ कि सड़कों पर जिस जगह हम आधे घंटे में या 10 मिनट में पहुंच सकते हैं, वहाँ हमें 1 घंटा लग जाता है ट्रैफिक जाम के ज़रिए। उसी के वजह से जो समय की बर्बादी के साथ मानसिक तनाव का कारण होगा। और मानसिक तनाव इसलिए होगा ना कि पहले तो समय की बर्बादी हो रही है, और दूसरी चीज़ जहाँ हमें पहुँचना है कि हमें कहीं जॉब पे जाना है, हमें स्कूल जाना है, हमें पढ़ने जाना है, ट्यूशन जाना है, हमें पहुँचना है, हम वहाँ टाइम पे नहीं पहुँचे, वहाँ के सीनियर बॉस टीचर हमें सब बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, तो उससे हमारे माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा। मानसिक तनाव, हमें आक्रोश बढ़ता है, गुस्सा आता है, जो व्यक्ति के अंदर गुस्सा बढ़ाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण हम देखेंगे क्या है, परिवहन की खराब स्थिति। परिवहन की खराब स्थिति इसीलिए क्योंकि बसों और ट्रेनों में भीड़ भाड़। आजकल दिल्ली जैसे शहरों में जो DTC बस फ्री चल रही है उसमें इतनी बसों में भीड़ भाड़ होती है, और समय पर सेवा का ना मिलना, हर समय बसों का लेट होना, और वही ट्रैफिक जाम की वजह से सफ़र के दौरान होने वाली असुविधा लोगों का धैर्य का परीक्षा लेती हैं। इसके अलावा सड़कों पर नियमों का पालन का उल्लंघन करना, और वाहन चालक और ट्रैफिक नियमों को पालन नहीं करते हैं, जिससे दुर्घटनाएं और विवाद बढ़ते हैं। जब ट्रैफिक के रूल्स का पालन गाड़ी चलाने वाले ही नहीं करेंगे, जब कोई ट्रैफिक रूल्स का आम इंसान भी नहीं करेगा, तो फिर वही बात है आम सी कि दुर्घटनाएं और विवाद तो बढ़ेंगे ही। आक्रोश के परिणाम, इसके क्या परिणाम निकलते हैं, शांति को नुकसान पहुंचाता है, हमारी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। बेसिक सी बात है, ये छोटी छोटी बातों पर विवाद होना कभी कभी हिंसक रूप ले सकता है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ती है और आम जनता पर ही जीवन पर ज़्यादा इसका असर पड़ता है।
समाधान की दिशा में प्रयास, कि हम इसमें क्या क्या समाधान कर सकते हैं। हम खुद ही देखेंगे इस चीज़ को तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि जब हमने इतना कुछ पढ़ा तो इसमें समाधान, इसमें इम्प्रूवमेंट क्या ला सकते हैं, हमें क्या क्या सजेशन डाल सकते हैं। सजेशन यही रहेगी कि ट्रैफिक लाइट्स लगानी चाहिए, कि मेरे आसपास नज़दीकी एरिया में भी यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ आते जाते गाड़ियों के एक्सीडेंट आए दिन केस यहाँ सुनने को मिलते हैं। तो वही चीज़ है कि जब तक ट्रैफिक लाइट्स नहीं होंगी और ट्रैफिक लाइट्स को कोई फॉलो नहीं करेगा तब तक एक्सीडेंट और ये दुर्घटना बनना तो लाजमी है। जाम की स्थिति का पूर्वानुमान लगाने वाले उपकरण और अधिक पार्किंग स्थलों की व्यवस्था। जब तक पार्किंग स्थल नहीं होंगे तो आप लोगों ने यहाँ का अगर दिल्ली का हाई कोर्ट देखा होगा, दिल्ली कोर्ट देखा हो, तो यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बाहर कोर्ट के खड़ी रहती हैं, पूरा रोड उससे जाम होता है। जब वहाँ पार्किंग स्थल और पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं है तो बाहर रोड तो जाम होना ही है, और इस चीज़ का हमें समाधान या फिर इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगला है, सरकार को नई अधिक बसें और ट्रेन और मेट्रो की सेवाएं शुरू करनी चाहिए, जिससे कि ट्रैफिक नियम का पालन करवाने के साथ साथ जुर्माने की राशि बढ़ाई जानी चाहिए, कि जो नियमों का पालन नहीं करेगा उससे जुर्माना लिया जाएगा। सीधी सी बात है, लोग सभी पालन करेंगे। इसके अलावा जनता को ट्रैफिक नियमों और संयमित व्यवहार के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। स्कूल कॉलेजों में भी जागरूकता अभियानों को संचालित रूप से चलाना चाहिए। निष्कर्ष आप लोग इस पर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगला है हमारा अनुवाद की परिभाषा और उसके प्रकार। अनुवाद को हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसलेट या ट्रांसलेशन। जैसे कि आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं हिंदी में, और यदि मैं आपको ना समझाऊं, मैं भी तो एक ट्रांसलेट कर रही हूँ, आपको एक सरल भाषा में समझा रही हूँ, वो भी तो एक ट्रांसलेशन ही है। तो यदि मैं आपको ना समझाऊं, आपके पास सिर्फ कंटेंट मिल जाए या आपकी SOL की किताब मिल जाए, क्या आप SOL की किताब से खुद से पढ़ करके समझ पाएंगे उस विषय को? नहीं। तो आप कहीं ना कहीं उसको ट्रांसलेट भी करेंगे। इंग्लिश में होगा तो आप उसको हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, और हिंदी में होगा तो आपको उसको सरल भाषा के माध्यम से भी ट्रांसलेट करेंगे, कि वो चीज़ आपको आसानी से समझ आ सके अपनी भाषा में। ठीक है, उसे ही ट्रांसलेशन कहते हैं। अनुवाद करने को ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसका है एक भाषा में लिखित या मौखिक सामग्री को दूसरी भाषा में उसी अर्थ के साथ बदलने की प्रक्रिया। कि अर्थ वही रहना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि मैं सुबह लिख रही हूँ तो सुबह को मैं नाइट लिख दूँ इंग्लिश में, सुबह को मॉर्निंग ही लिखेंगे ना, ट्रांसलेट करा, बट उसका मीनिंग भी ठीक रहना चाहिए। अनुवाद के प्रकार देखेंगे। शाब्दिक, भावानुवाद। पहले हम शाब्दिक पे नज़र करेंगे, थोड़ी सी शाब्दिक अनुवाद पे। शाब्दिक अनुवाद का अर्थ है अर्थ ज्यों के त्यों रहता है, दूसरी भाषा में अनुवाद कर दिया जाता है। व्याकरणिक और संचारात्मक रूप से मूल पाठ का पालन किया जाता है। ज्यों का तो यानी कि एज ए ट्रांसलेट किया जाता है, एज इट इज़। ठीक है, आप गूगल ट्रांसलेट उठाएंगे, आप यही हिंदी वाला टॉपिक डालेंगे शाब्दिक अनुवाद, तो शाब्दिक अनुवाद से क्या देखते हैं हम, कि ज्यों का त्यों ट्रांसलेट कर देना। अगला है भावानुवाद। ठीक है, पहला आपको क्लियर हो गया होगा, लिटरल ट्रांसलेशन यानी कि ज्यों का त्यों उसका ट्रांसलेशन करना, गूगल ट्रांसलेट बेसिकली। भावानुवाद, सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन, इंग्लिश में इसीलिए लिखा है, शायद आपको इंग्लिश वर्ड पढ़ के ही समझ आ जाए, कि शब्दों के बजाय उनके अर्थ और भाव का अनुवाद किया जाता है। जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में सूरदास, कबीरदास, इन लोगों ने जो भी अपने दोहे, अनुच्छेद जो लिखे होते हैं, हम उनको ट्रांसलेट करते हैं ना, किंतु भाषा तो वही रहती है, भाषा का अर्थ नहीं बदलता, किंतु भाव का अनुवाद किया जाता है। जो उनका भाव है, जो उनका बोलने का तरीका है, हम उसको आम बोलचाल की भाषा में उसको भाव को बदलते हैं, मूल भावना, लक्ष्य भावना में ठीक से व्यक्त हो सके। तीसरा है व्याख्यात्मक, इंटरप्रेटेटिव ट्रांसलेशन। इसमें अनुवाद में स्रोत पाठ की व्याख्या करके उस भाषा, लक्ष्य भाषा में व्यक्त किया जा सकता है, ताकि पाठक को गहराई में समझने में मदद मिले। जैसे कि यहाँ पर यूज़ मैंने किया है व्याख्यात्मक अनुवाद, क्योंकि आप सोल की बुक उठाएंगे, आपको एज इट इज़ टॉपिक मिल सकते हैं, बट इतने डिटेल में, इतने बीफली में और इतनी आसान भाषा में नहीं मिलेंगे। तो वही व्याख्यात्मक अनुवाद वही है जो पाठक को गहराई से समझने में मदद मिले। यहाँ पाठक आप लोगों को, तो आप लोगों को ये मेरा टॉपिक समझ आ रहा होगा बुक इस लैंग्वेज से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, अगला साहित्यिक अनुवाद। साहित्यिक मैंने बताया था अभी, उपन्यास हो गए या कविताएं या दोहे हो गए, वही हमारे साहित्यिक में आ जाते हैं। तकनीकी यानी टेक्निकल, यानी कि
पुस्तिकाएं, शोध पत्र आदियों का अनुवाद होता है, टेक्निकल अनुवाद। ठीक है। स्वचालित अनुवाद यानी कि मशीन से, स्वचालित खुद से चलने वाला नहीं, मशीन। इंग्लिश और हिंदी में आप कंफ्यूज मत हो ना, मशीन ट्रांसलेशन, मशीन यानी जैसे कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जैसी मशीनें, जिसमें मानव बिना हस्तक्षेप के शोध पाठ का अनुवाद करता है। प्रभावकारी अनुवाद, प्रभावकारी अनुवाद कैसा रहेगा हमारा? इफ़ेक्टिव ट्रांसलेशन हम इसे कह सकते हैं अपनी भाषा में अगर लिखें, ऐसा जो कि हम इफ़ेक्टिव बना सकें, रचनात्मक परिवर्तन लाए जा सकें और भाषा, लक्ष्य भाषा में वही डालकर प्रभाव डाल सकें जो स्रोत भाषा में होता है। ठीक है। कानूनी अनुवाद, कानूनी अनुवाद यानी जो दस्तावेज होते हैं, कानूनी जो पेपर्स होते हैं, उससे संबंधित जो अनुवाद और ट्रांसलेशन होता है उसमें, कि इनमें शब्दों की सटीकता और कानूनी शब्दावली का अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इतना ही है हमारा। अगला क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। संप्रेषण की भाषाएं, बाधाएं और उनका समाधान का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण वही कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में बाधाएं, हाँ बाधाएं आ सकती हैं आपके कम्युनिकेशन करते वक्त, वही शोर या कोई ऐसी बाधा जो मौखिक लिखित किसी भी रूप से हो सकती है। पहले इसमें दिखाया गया है कि भाषाई बाधाएं, भाषाई बाधाएं क्या होंगी? भाषा में बाधा आना। जैसे हम अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अगर मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और मैं आपको पंजाबी में बोलना शुरू कर दूँ, मैं गुजराती में बोलना शुरू कर दूँ, तो क्या वो आपको हिंदी समझ आएगी? मतलब जो आपका टॉपिक है, जो भाषा जो हमारा चल रहा है, ये पूरा टॉपिक, क्या आपको ये समझ में आएगा? नहीं। इसीलिए जो प्रयुक्त भाषा या शब्दावली संदेश को समझने में कठिनाई पैदा करती हैं, तो संप्रेषण में विघ्न आ सकता है। विघ्न यानी कि प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं ना कहीं उसको समझने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है। इसीलिए हमें सरल और सामान्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मैं आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि बुक वाली लैंग्वेज मैं नोट्स देख करके आपको समझा रही हूँ, तो ये तो आप भी पढ़ सकते हैं, पर जो मैं समझा रही हूँ आम बोलचाल की भाषा, अपने माध्यम से अपनी बात आपको, अपने विचारों का आदान प्रदान करके आपको समझाना चाह रही हूँ, तो वो एक माध्यम हो जाता है और भाषाई बाधाएं इसमें दूर होती हैं, इसमें अवरोध नहीं डालती। ठीक है। भावनात्मक अवरोध, भावनात्मक क्या होगा कि भावनात्मक, भावना से आप समझ रहे हैं किसी की फीलिंग, इमोशंस हो सकते हैं भावना में। ठीक है। इंग्लिश में मैं कहूँ तो इसे ही कहते हैं। तो भावनात्मक विरोध ऐसे यानी कि जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से उत्तेजित होता है तो वह सही तरीके से संदेश नहीं भेज पाता या प्राप्त कर पाता। वही है ना कि कोई इंसान अगर गुस्से में है, इमोशन उसके काबू में नहीं है, उसकी भावना है, उसके फीलिंग्स काबू में नहीं है, गुस्से में है, ज़्यादा खुशी में है, खुशी में भी लोग ऐसा मैसेज कर देते हैं, ऐसी बात कह देते हैं कि जो शायद उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। इसीलिए समाधान इसका यही रहेगा, शांतिपूर्ण माहौल में संवाद करने की कोशिश करें। हो सके शांतिपूर्ण माहौल रखें, वातावरण शांतिपूर्ण रखें, और किसी भी डिसीजन, फैसले को लेने से पहले फैसले को लेने के बाद ही संवाद करें। यदि कोई गुस्से में हो तो उन्हें शांति से संवाद करने के लिए प्रेरित करें। अगला सामाजिक और सामाजिक अंतर, सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर। ठीक है। इसमें क्या है, सांस्कृतिक या सामाजिक पृष्ठभूमि को लोग अलग अलग तरीके से संवाद कर सकते हैं, जिससे गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हमें संवेदनशीलता का, पेशेंस, शांति का ध्यान देना चाहिए, रखना चाहिए कि संवाद में सम्मानजनक और समझदारी से काम लें। हमें समझदारी दिखानी चाहिए। शारीरिक अवरोध, शारीरिक अवरोध यानी कि जो जैसे शोर हो गया, बोलने के थ्रू, हमारे बोलने के माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से, शारीरिक माध्यम से हो रहा है ना शोर, हम बोल रहे हैं, किसी की बात को काट रहे हैं, या दूरी हो गई, या खराब नेटवर्क। ठीक है। ये भी हमारे इसी में आते हैं, शारीरिक अवरोध में। तो समाधान यही रहेगा कि शांत और व्यवस्थित स्थान पर संवाद करें। अवधारणात्मक अवरोध, अवधारणात्मक अवरोध यानी कि अपने अनुभव और विश्वास के आधार पर गलत संदेश को तरीके से समझ सकते हैं। कि जैसे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आप लोगों को तो कहीं गलत टॉपिक, तो गलत कंटेंट तो नहीं दे रही। यही अवधारणात्मक विरोध आता है कि हमें जो संदेश है, जो हमारे विचार हैं, उसके अनुभव और विचार, जैसे आप लोगों का भी इस चीज़ में अनुभव होगा, संप्रेषण, संचार, और ये आम बोलचाल की भाषा में आ जाते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। पर हो सकता है कि आपके अनुभव और जो मेरा स्पष्ट जानकारी देने का जो प्रतिक्रिया, जो तरीका है, जो रूप है, वो अलग हो सकता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली हो सकता है। ठीक है। समय और परिस्थिति की बाधाएं, गलत समय पर गलत परिस्थितियों में संवाद, प्रक्षेपण
करना संवाद को विफल बना सकता है। समय और स्थान का चयन करें, दोनों पक्षों के पास पर्याप्त समय हो, वे ध्यान से संवाद कर सकें। ठीक, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास पर्याप्त समय है और पर्याप्त स्थान भी है। समय और परिस्थिति में दोनों का ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पर संप्रेषण करने की शुरुआत करी है। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान में रखें कि दूसरी ओर जो दूसरा पक्ष है, तो आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आप भी समय का, ठीक समय का, जिस समय शोर ना हो, जिस समय कोई अवरोध पैदा ना हो, जो कहीं कठिनाइयाँ ना आए, उस वक्त आप पढ़ने की कोशिश करें। तो समय और परिस्थिति की बाधाएं भी ज़रूरी हैं, इन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज वीडियो थोड़ी लंबी चलने वाली है, एक क्वेश्चन और होंगे बस, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। संप्रेषण की प्रक्रिया बताते हुए कोडिंग और डिकोडिंग की भूमिका। अब कोडिंग से आप क्या समझते हैं? कोडिंग से आप कहीं सॉफ्टवेयर मत समझने लग जाना सब। आज की जनरेशन कहीं कहने लगे मैम कोडिंग कहीं वो सॉफ्टवेयर के उसके विषय में तो नहीं है। नहीं, कोडिंग आपका संप्रेषण में आता है। ठीक है, समझाते हैं आगे, थोड़ा सा आप इसका परिचय देंगे। पहला पॉइंट है हमारा विचार। ठीक है, विचार क्या होता है? विचार तो किसी की भावना है या किसी के मन में संदेश जो चलता है उसे ही विचार कहते हैं। हमारे मन में प्रेक्षक यानी किसी व्यक्ति के मन में कोई संचार या संदेश उत्पन्न हुआ, कोई विचार उत्पन्न हुआ, तो वो उसे संप्रेषित करना चाहता है, वो उसे कहना चाहता है, उसे ही विचार हम कहते हैं। अब कोडिंग का मतलब हम समझते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कोडिंग। कोडिंग वह प्रक्रिया है, कोडिंग एक प्रक्रिया को कहेंगे कि वो ऐसी प्रक्रिया जहाँ विचार संदेश को शब्द, प्रतीक और चित्रों या संकेतों में परिवर्तित करता है और दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सके। कि अपनी बात को हम यहाँ से कहें और दूसरे व्यक्ति तक पहुँचे। संचार संप्रेषण के जैसा ही है, किंतु कोडिंग का नाम अलग है। ठीक है, ये सुनिश्चित करना कि संदेश को स्पष्ट और सटीक रूप से प्रस्तुत किया जाए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं माध्यम। यदि कोई व्यक्ति खुशी व्यक्त करना चाहता है उसी का कोडिंग का, तो वह शब्दों में कहेगा कि मैं बहुत खुश हूँ। इमोजी, चित्रों के माध्यम से कोड कर सकता है। कोड यानी अपनी बातें कह सकता है। ठीक है, उसको बोल सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति कहेगा मैं बहुत खुश हूँ, तो उसका बोलने का तरीका ठीक है ना, अब कि वो बहुत खुश है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कह दिया क्या मैं बहुत खुश हूँ, तो दूसरे वाले को भी कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि कैसा सवाल है, ये व्यक्ति किस प्रकार की बातें कर रहा है, कि ये ऐसी कोई बात पूछने की तो है नहीं क्या मैं बहुत खुश हूँ। वो तो उसके अंतर्मन बता सकता है, उसका अपना मन बता सकता है कि वो खुश है या नहीं। तो इसलिए कोडिंग होना भी मतलब ज़रूरी है संप्रेषण के दौरान। अगला है माध्यम। माध्यम मैंने बताया था, किसी माध्यम से हम उस चीज़ों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार हमारे पहुंच रहे हैं, वो माध्यम। ठीक है, ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। ग्राहक यानी दूसरा व्यक्ति, संप्रेषक को पहुंचाया जा सके। मौखिक, लिखित और दृश्य किसी भी रूप में यह हो सकता है। अगला है डिकोडिंग। डिकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक प्रेषित संदेश को प्राप्त करके समझने योग्य भाषा या संकेत प्रतीकों में बदलता है। जैसे वो ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा, मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ में दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसकी प्रतिक्रिया देगा ना, उसका जवाब देगा, उसको कहेगा अरे अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, या उसका मैसेज पर रिस्पॉन्स करेगा, स्माइल वाली इमोजी भेजेगा, उसको ऐसी प्रतिक्रिया देगा जिससे भी उसकी फीलिंग, उसके विचारों को आहत ना हो, उसको ठेस ना पहुँचे, वो उसकी फीलिंग्स को भी समझेगा। डिकोडिंग इसे ही कहते हैं कि हम वहाँ प्रतिक्रिया दे पाएँ। ऐसी प्रक्रिया जहाँ ग्राहक प्रेषित संदेश को प्राप्त करके समझने योग्य भाषा, संकेत या प्रतीकों में बदलता है, कि समझ करके अपनी भाषा को, अपनी बातों को रख सके। ग्राहक को संदेश को सही ढंग से समझने में मदद करता है। ठीक है, इसे अपनी समझ के अनुसार खुशी के भाव के रूप में डिकोड करेगा। कोड यानी कि पहला व्यक्ति मैसेज भेजेगा, और डिकोड डी यानी कि दोबारा, डी कोड। ओके, तो डी कोड यानी कि अपनी समझ के अनुसार खुशी के दोबारा से उस व्यक्त करेगा, अपनी भावनाओं को तो उसे दोबारा व्यक्त करेगा। प्राप्ति यानी रिसेप्शन यानी कि कोई रिसेप्शन काउंटर नहीं हो गया। ठीक है, यहाँ प्राप्ति का मीनिंग यहाँ हमारा ये होगा, ऐसा चरण, वो चरण जिसमें ग्राहक संदेश को प्राप्त करता है और उसे समझने की कोशिश करता है। प्राप्ति यानी कि हमें कोई चीज़ रिसीव हुई है, हमें कोई प्राप्त हुई है, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको
संदेश दे रही हूँ और ये संदेश का माध्यम हमारा इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है। और ये चीज़ जब आपको प्राप्त हुई है तो उसे आप समझने की कोशिश करोगे। जो मैं बोल रही हूँ, मेरी बातों को, मेरे विचारों को रिस्पेक्ट करोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे। प्रतिक्रिया, फिर आप उस चीज़ पर प्रतिक्रिया भी तो दोगे कि हाँ आपको कितना समझ आया। आप फीडबैक में, आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो कि मैम आपकी क्लास में अच्छा समझ आया, या मैम हमें थोड़ा ये टॉपिक समझ नहीं आया, या फिर कोई समझ आया टॉपिक, सारे समझ नहीं आए, कुछ भी आप उसका प्रतिक्रिया या उसको अपनी भाषा को, अपने भावों को, विचारों को व्यक्त कर सकते हो, उसे ही हम प्रतिक्रिया कहते हैं। शोर, शोर मैंने पहले ही बता दिया था, भ्रम और ध्यान की कमी। शोर सिर्फ एक रूप से नहीं हो सकता, एक तो बाहरी आंतरिक, दो तरह से हो सकते हैं। बाहरी यानी कि शारीरिक शोर, और आंतरिक यानी भ्रम और ध्यान की कमी। आंतरिक यानी मन से, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पूरे मन से पढ़ा रही हूँ और आपको पढ़ाने के लिए इतनी तैयारी की, आप पीपीटी तैयार करा, हम लोग टीचर्स आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से हम आपको पढ़ाते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आंतरिक शोर की भी यहाँ पर उपलब्धि हो सकती है, कि यहाँ पर आंतरिक शोर मौजूद हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके ध्यान में कमी हो कि हम बच्चों को टीचर्स अच्छा पढ़ा रही है, वही होगा ना कि फिर बच्चे अच्छा नहीं पढ़ रहे, तो उसमें यही हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आंतरिक कमी है विद्यार्थी की ओर से भी। ठीक है, जो चीज़ ध्यान में रखने की है। तो कोडिंग और डिकोडिंग की भूमिका मेरे ख्याल से अब आप लोग बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि डिकोडिंग संदेश को, पहले तो कोडिंग होता है ग्राहक द्वारा प्राप्त किया गया संदेश जो सटीक होना चाहिए, और फिर डिकोडिंग होता है समझने और उसका सही अर्थ निकालने की प्रक्रिया, कि उस तक वो संदेश पहुंचा और उसका सही अर्थ वो निकाल पा रहा है। हाँ, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। संप्रेषण और संचार अभिन्न है, इस कथन की तर्कसंगत विवेचना कीजिए। तर्कसंगत विवेचना यानी कि क्रिटिसाइज करना है हमें उसे, कि अभिन्न कैसे हैं और सिमिलर कैसे हैं और अलग अलग कैसे हैं, यही सब हमें बताना है, अलग हैं या सिमिलर हैं और हैं तो क्यों हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका परिचय लेंगे। परिभाषा और उद्देश्य, थोड़ा आगे चलते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं। ये विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति अपने संदेश को एक प्रभावी और स्पष्ट तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। आपको समझ आ गया होगा, संप्रेषण का मतलब मैंने आपको समझाया था कि अपनी फीलिंग्स को दूसरे व्यक्ति तक और स्पष्ट तरीके से पहुंचाना संप्रेषण होता है। ठीक है, किंतु संचार संप्रेषण नहीं होता। संचार एक व्यापक अर्थ है। ठीक है, संचार कैसा होगा कि संदेशों और विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान किसी व्यक्ति या समूह से जुड़े हुए। कैसे? जैसे कि संचार किस चीज़ के माध्यम से होता है, आप लोगों ने शायद 11th क्लास में पढ़ा होगा। 11th क्लास में मेरे पास भी सब्जेक्ट था संचार। संचार पता है किस माध्यम से होता है? जैसे टेलीविज़न हो गया और मोबाइल फ़ोन हो गया, ये हमारा संचार है। संप्रेषण हो गया कि आप और मैं, हम आपस में जुड़ पा रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, वो संप्रेषण है। और किसके माध्यम से समझ रहे हैं, वो चीज़ संचार है। टेलीफोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जो इंटरनेट जो आ रहा है ना, उसे हम संचार कहेंगे। तो इनकी परिभाषा यही रहेगी। आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसको दोबारा सुन करके और अच्छे से पढ़ करके पेपर देने जाना, आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा। अभिन्नता का आधार, अभिन्नता यानी कि कैसे लगता है कि हमें आपको ये एक दूसरे से अभिन्न है। इसमें हम देखेंगे एक दूसरे पर निर्भरता। संप्रेषण और संचार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, कि एक दूसरे पर निर्भर है। कैसे निर्भर है? बिना प्रभावी संप्रेषण के संचार अधूरा, गलत हो सकता है। कि मैं आपसे संचार तो कर रही हूँ, मैं आपसे संप्रेषण कर रही हूँ, कम्युनिकेट तो कर रही हूँ, किंतु यहाँ जो संचार है अगर अधूरा हुआ है, यानी कि आपको नेटवर्क इशू हुए, मोबाइल में नेटवर्क नहीं हुआ, या कोई बात है आपके पास फ़ोन ही उपलब्ध नहीं है, तो आप मेरी बात को नहीं सुन पाओगे ना, आप मुझसे संप्रेषण नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप लिखित रूप में संप्रेषण करो, आप पढ़ करके कर सकते हो, आपको वो संचार मिल रहा है, संचार का लिखित माध्यम मिल रहा है। किंतु आपको जो ये माध्यम आज उपलब्ध हो रहा है, तो अधूरा संचार हो जाएगा और गलत हो सकता है। आपको वो संचार आपको नहीं मौजूद है, नहीं मिल पा रहा है। सूचना का प्रवाह, आमतौर में एक दूसरे व्यक्तियों को विचारों का प्रवाह होता है। संचार में कई प्रवाह के माध्यम होते हैं। मैंने बताया था ना, संचार के माध्यम क्या क्या होता है? टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट। क्या आपको इंटरनेट नहीं है, रेडियो टेलीविज़न नहीं है, तो आप कैसे संचार कर पाओगे? संप्रेषण कर सकते हो, आप मुझसे फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हो, बैठ के बात कर सकते हो, वो अलग माध्यम हो गया। ठीक है, पर आप मुझसे संचार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ये सोशल मीडिया ऐप और ये सब चीज़ें, आपके पास इंटरनेट ही उपलब्ध नहीं है। तो संचार और उसमें आपको फ़र्क पता चला होगा, अभिन्न कैसे है, और उसकी परिभाषा को लिखना मत भूलना। तीसरा है व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर। इससे हम क्या समझते हैं? व्यक्तिगत स्तर क्या होता है? आमतौर पर दो लोगों के बीच होता है। जैसे
बातचीत या पत्रकार, ठीक है। और यह व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। जब हम किसी से बातें करते हैं, किसी से अपने विचार साझा करते हैं, कोई व्यक्ति हमसे अपने विचार साझा करता है, तो उसके हमारे व्यक्तिगत संबंध भी तो मजबूत बनते हैं ना। हम उसके थॉट्स को, उसके रिस्पेक्ट करते हैं, उसके विचारों की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसीलिए व्यक्तिगत संबंध हमारे कैसे होते हैं, मजबूत बनते हैं। अगला है सामाजिक संचार के सामाजिक, पहले हमने संप्रेषण देखा फिर संचार, ठीक है। आपको दोनों का ऐसे ही लेते हुए चलना है, डिफरेंस करके। समाज में बड़े पैमाने पर सूचना को प्रसार करने के लिए संचार का उपयोग किया जाता है। समाचार पत्र, सोशल मीडिया और प्रसारण माध्यम, ठीक है। समाचार पत्र हो गए, टीवी हो गए, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सब के माध्यम से ही बड़े पैमाने पर सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अगर हमारे पास न्यूज़पेपर ना आए, क्या हम देख पाएंगे कि क्या घटना घट रही है समाज में? सोशल मीडिया ना हो, न्यूज़पेपर ना हो, टेलीविज़न ना हो, हमें नहीं पता चलेगा ना कि कौन सी घटनाएं समाज में घट रही हैं, घटित हो रही हैं। तो ये संचार है, ठीक है। प्रभावशीलता, प्रभावशीलता यानी कि इफेक्टिव, वो चीज़ें क्या इफेक्ट डाल रही हैं कि संप्रेषण की प्रभावशीलता, संचार की। संप्रेषण की में हम देखेंगे इसका मूल्यांकन इस बात से किया जाता है, प्राप्तकर्ता संदेश को सही तरीके से समझा, प्रतिक्रिया दी। संप्रेषण में यही होता है कि हम प्रतिक्रिया दे पाते हैं। प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक, मैंने आपको बताया था ना कि हम संप्रेषण कर रहे हैं तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि क्लास कैसी थी। किंतु संचार में यह बात निर्भर करती है कितने व्यापक रूप से फैला। उसमें फीडबैक नहीं है मेन, उसमें है मेन कि कितने व्यापक रूप से, कितने ज़्यादा लोगों को और कितनी सही जानकारी मिली, ठीक है। न्यूज़पेपर हमारे पास आता है, हम थोड़ी नहीं रिपोर्टर को जाके कहते हैं अरे आपने तो बहुत अच्छा न्यूज़पेपर छापा कभी सुना है ऐसा? नहीं ना। तो आप उस चीज़ को अप्रिशिएट तो करोगे, पर आप ये चीज़ ज़रूर देखोगे कि हाँ सही जानकारी आई है। आप ये ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे, इस चीज़ की ज़्यादा तारीफ़ें करोगे कि आज सही जानकारी छपी है। और ये जानकारी, अरे समाज में ये हो रहा है, अरे सोने के भाव इतने बढ़ गए, हमें तो आज पता चला कि हमने अखबार पढ़ा। तो वही है ना, हमें सही जानकारी मिल रही है, ठीक है। माध्यम और उपकरण, संप्रेषण और संचार। इसमें संप्रेषण में हम देखेंगे सामान्य सीधा सरल माध्यम होता है। भाषा हो सकती है, संकेत हो सकता है, लिखित हो सकता है। यहाँ हमारी भाषा भी है, संकेत भी है। संकेत में आपको ये जो मार्कर से हाईलाइट करी हुई संकेत है, और लिखित भी है, ठीक है। संचार में देखेंगे विभिन्न प्रकार के उपकरण, तकनीक शामिल होते हैं, रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि, ठीक है। निष्कर्ष आप खुद लिख लेंगे। इतना पढ़ने और समझने के बाद आई होप आप लोग निष्कर्ष ऐड कर पाएंगे। क्योंकि टाइम की कमी होने के कारण हम चलते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो है 14 इज के सार और अनव्यय की संकल्पना और स्वरूप पर विचार कीजिए। इससे आप लोग क्या समझते हैं? के सार और अनव्यय, ठीक है। सार में हम देखेंगे कि जिनका उपयोग, सार और अनव्यय मिलते जुलते शब्द हैं जिसमें हम व्याकरण और वाक्य रचना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनके अर्थ को समझने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे सार की संकल्पना और स्वरूप। स्वरूप यानी कि स्ट्रक्चर, जिसका कैसे होता है। सार का अर्थ है किसी मूल विषय का तत्व या केंद्रीय विचार, किसी विषय, पाठ या वाक्य का संक्षिप्त और सटीक विवरण है। मुख्य बातों को स्पष्ट करना कि सार, जैसे किसी भी टॉपिक का, किसी भी विषय का हम सार देते हैं, यानी कि डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं? उस विषय का, उस टॉपिक का, उस पाठ का, वाक्य का संक्षिप्त विवरण, वर्ड मीनिंग्स हों और सटीक विवरण हो, मुख्य बातों को स्पष्ट करना, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना, ठीक है। इन्हीं और अनावश्यक विवरणों को छोड़कर केवल मुख्य बिंदुओं का उल्लेख करना। अनावश्यक यानी कि जो चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उन चीज़ों को छोड़कर हम बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सार के स्वरूप, पहला सारांश, मुख्य तत्वों का सारांश, किसी भी पाठ के या वाक्य के संक्षेप में विवरण, ठीक है। कोई पाठ हो गया या कोई वर्ड या वाक्य हो गया या सेंटेंस, वर्ड नहीं सेंटेंस, पूरा वाक्य, ठीक है। तो उसका संक्षेप में विवरण, उसका पूरे तरीके से विवरण, उसका अर्थ, उसका सार समझना। सार यानी कि उसका एक तरह से अर्थ समझना, मुख्य तत्व का यानी कि मेन पॉइंट्स का। जैसे मैंने इसके भी मेन पॉइंट्स आपके सामने लिखे, 4 हेडिंग बनाई, तो मुख्य तत्वों का चयन करना, विषय के महत्वपूर्ण अंशों को चुनना। संक्षिप्तता, संक्षिप्तता यानी कम शब्दों में अधिक अर्थपूर्ण बात कहना, यानी कि छोटे शब्दों में या कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात को कह जाना। यानी मैंने छोटा सा सेंटेंस लिखा है आपको, और यहाँ सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा यदि आप इसको 2 लाइन में भी आराम से कवर कर सकते हैं।
स्पष्टता, स्पष्टता यानी कि पाठक को, पाठक हो गए आप लोग, तो बातों को स्पष्ट रूप से कहना जो कि मेरा कर्तव्य है और मैं इसको पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास करूँगी कि आप लोग पाठकों को ये बात, मेरी बात आप तक पहुँच सके, कि विषय की स्पष्ट समझ प्रदान करना। जो विषय, जो हमारा टॉपिक है, पाठक को यानी कि आप लोगों को उसे सही तरीके से समझ आ सके। अनव्यय की संकल्पना और स्वरूप, स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है। कि अनव्यय का अर्थ वाक्य में शब्दों के बीच संबंध या उसके अनुक्रम का विश्लेषण। यह समझने का तरीका कि वाक्य में शब्दों का क्रम, उनका परस्पर संबंध अर्थ निर्माण में कैसे योगदान कर सकता है। कि हमें शब्दों का हेर फेर, शब्दों का मेल जोल इस रूप से बनाना कि वाक्य का अर्थ भी सटीक बैठे। यानी कि जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं ना इंग्लिश में, ही इज़ कमिंग, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तब से जब हम कुछ लिखते हैं तो हम ध्यान में रखते हैं ना कि विषय पहले आएगा या वर्ब आएगी क्या। ऐसी तरीके से हमें हिंदी में ध्यान रखना पड़ता है अनव्यय की संकल्पना और स्वरूप के, उसका जो अर्थ निर्माण में कैसे योगदान देता है। और शब्दों का क्रम, मैंने बताया ना कि सेंटेंस मेकिंग के शब्दों का क्रम चयन करना बहुत आवश्यक है, उसे ही हम कहते हैं अनव्यय। अनव्यय के स्वरूप, अब स्वरूप उसके क्या क्या होंगे। शब्दों का अनुक्रम, अनुक्रम यानी कि मैंने बताया कि शब्दों का सही रूप में चयन करना, सही क्रम में लगाना, व्याकरणिक संबंध लगाना। अब इंग्लिश में तो हम देख लेते हैं, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, शी इज़ गोज टू स्कूल, शी इज़ गॉन टू स्कूल तो नहीं लिखेंगे, या फिर सॉरी शी इज़ डन टू स्कूल तो नहीं लिखेंगे, गॉन होगा ना, डन तो नहीं हो सकता, तो व्याकरण, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से हिंदी में भी ग्रामर का और व्याकरण का ध्यान हमें रखना चाहिए, ठीक है। वाक्यार्थ की स्पष्टता, वाक्य का अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब अनव्यय सही हो, ठीक है। संदर्भानुसार अर्थ, शब्दों का सही संदर्भ में प्रयोग करना, यानी कि जिससे वाक्य का अर्थ सही निकल सके। व्याकरणिक रचना, संरचना, वाक्य के विभिन्न घटक, विषय, क्रिया, कर्म आदि, इनका व्याकरणिक ढांचा। वही के सेंटेंस मेक करते हैं, वर्ब का भी ध्यान रखना, सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना। तो इसमें भी यही कहा गया है, जब हम पूरा कोई सेंटेंस बनाते हैं यानी कि कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें विषय, क्रिया, कर्म हमें सब चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। आगे सार और अनव्यय का महत्व। अब इनका महत्व क्या है, मैंने आपको बताया कि आपको कोई वाक्य बनाना है, कोई सेंटेंस बनाना है, आपको क्रिया कर्म, अब इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगी, व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, मात्राओं का ज्ञान, तो आप कहाँ से बना पाएंगे वाक्य, तो आपकी त्रुटियाँ होंगी ना। तो ये चीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा है। क्या क्या महत्व है, ये हमें विषय को संक्षेप में समझने में मदद करता है। हमें मात्राओं का और सब चीज़ का ध्यान और ज्ञान होगा ना, तो विषय को समझ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी मैं आप लोगों को हिंदी इतने आसान भाषा में, इतने आसान तरीके से कैसे पढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे भाषा का ज्ञान है, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ और आप लोगों को समझाने में भी समर्थ हूँ, ठीक है। जबकि अनव्यय भाषा में वाक्य में शब्दों का सही प्रयोग और आपसी संबंधों को स्पष्ट करता है। कि वाक्य में जो शब्द है ना, शब्दों का प्रयोग सही हुआ हो और आपसी संबंध सही बैठ रहा हो। इसमें आप चेक करोगे कि सार बताता है किसी विषय को संक्षेप में समझने, किसी विषय का, जैसे कोई क्वेश्चन लिखा, मैंने क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया, ठीक है। अब उस आंसर में आपको ध्यान क्या रखना है, आंसर में ध्यान ये रखना है कि शब्द ठीक हों, उनके आपसी संबंध ठीक हों। यानी कि मैं ये तो नहीं लिख सकती उनके आपसी संबंध का स्पष्ट करता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना कि यहाँ को आएगा या का आएगा, तो छोटी छोटी चीज़ें, ये क्रिया होती हैं, इनका ध्यान आपका कौन बताता है, अनव्यय, ठीक है। दोनों ही संकल्पनाएं भाषाई समझ और व्याकरण के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि व्याकरण के अध्ययन में भूमिका निभाती है, चाहे सार हो चाहे अनव्यय हो, दोनों का ही व्याकरण में बहुत ही अहम रोल है, अहम भूमिका है। इस प्रकार सार और अनव्यय भाषा के गहन अध्ययन, भाषा का गहन अध्ययन और अर्थ की प्राप्ति के लिए इसका यूज होता है, इसका उपयोग होता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। इसमें आप लोग निष्कर्ष भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रश्न अधूरा लगा हो तो माफ़ करना उसके लिए, किंतु आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम अपने अगले टॉपिक के साथ, और हमारे साथ जुड़े रहिए। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।